हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। तो भाई अभी हमारे चल रहा है क्लास 12 का 11वां चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मतलब किरण प्रकाश की। कल की क्लास में हमने देखा था कि लेंस सूत्र क्या है, लेंस मेकर सूत्र क्या है, उसको कैसे ड्राइव करना है, मतलब उसका डेरिवेशन किस प्रकार होता है। थ्योरी वगैरह भी पूरी मैंने लिखा दी थी। 3 चित्र बने थे, एक तो पूरे लेंस का एक साथ बना था और एक बार अलग से एक सतह का अपवर्तन पड़ा था और एक बार अलग से, फिर 2 इक्वेशनों को जोड़ा और लेंस सूत्र और लेंस मेकर सूत्र निकल के आया था। अब देखो कुछ इसमें स्पेशल केस होते हैं भाई। जैसे मैं कहूँ आपको कि इसके नीचे लिख सकते हो आप केस फर्स्ट, ये इसका हिस्सा नहीं है भैया ना, डेरिवेशन का हिस्सा नहीं, डेरिवेशन वहीं तक था। अब देखो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा कि देखो इसके अंदर हो जाएगा भाई कि म्यू एल बड़ा हो म्यू एम से, तो यदि म्यू एल बड़ा हो म्यू एम से तो क्या होगा, मतलब लेंस का अपवर्तनांक तो ज़्यादा है और उसे जिस माध्यम में डुबोया गया है उसका अपवर्तनांक क्या है, लेंस के अपवर्तनांक से कम। जैसे किसी लेंस को हवा में रख दे, किस में रख दे, हवा में रख दे, तो उसकी फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, केस फर्स्ट है ही, तो क्या प्रभाव पड़ेगा 1/f बराबर म्यू एल बटा म्यू एम माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। तो उस लेंस की फोकस दूरी इस सूत्र के अनुसार निकाली जा सकती है, लेकिन लेंस की प्रकृति यहाँ पर चेंज नहीं होगी, मतलब लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, फोकस दूरी बदल जाएगी लेकिन इसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। अब देखो प्रकृति कैसे नहीं बदलेगी, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है तो ये चीज़ धनात्मक रहेगी, तो इसकी फोकस दूरी मतलब उत्तल लेंस जो है वो तो व्यवहार करेगा अभिसारी लेंस की तरह, और जो अवतल लेंस है वो व्यवहार करेगा अपसारी लेंस की तरह। किसकी तरह, अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ये इसके अंदर ये चीज़ है ना। अब देखो इसके बाद ये हुआ केस फर्स्ट। केस सेकंड में देखो, अगर इसमें आप केस सेकंड में देखो तो केस सेकंड में क्या हो जाएगा, केस सेकंड में हो जाएगा म्यू एल छोटा हो म्यू एम से। तो अगर इससे छोटा है तो म्यू एल बटा म्यू एम की वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी। अगर 1 से छोटी आएगी तो 1/f बराबर होगा म्यू एल बटा म्यू एम माइनस 1 और ये होगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो ये वाली वैल्यू जो 1 से छोटी है, मतलब f का मान आएगा ऋणात्मक, f का मान आएगा नेगेटिव। f का मान नेगेटिव आने का क्या मतलब हुआ, अगर मैं उत्तल लेंस के लिए बात करूं, मैंने कहा था उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, बताओ देख। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। कैसी होती है, तो अगर धनात्मक है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जब ये माइनस इस प्लस से गुणा होगा तो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब इस समय ये व्यवहार करेगा अपसारी लेंस की तरह। किसकी तरह, अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। और अगर अवतल लेंस की मैं बात करूं तो अवतल लेंस में क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, तो ये माइनस प्लस पॉजिटिव, मतलब ये अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अभिसारी लेंस की तरह। तो इसमें कैसे लिखोगे आप, पहले ये लिख लो, ये फॉर्मूला नीचे लिख दो, तो f का मान आएगा नेगेटिव, तो नीचे लिख देना उत्तल लेंस तो व्यवहार करेगा अपसारी लेंस की तरह और अवतल लेंस व्यवहार करेगा अभिसारी लेंस की तरह, मतलब दोनों की लेंस की प्रकृति इस समय चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद देखो वीडियो को पॉज करके उतार लेना ही, ये पूरा एडजस्ट नहीं लिखना है, इसमें लिखना है उत्तल लेंस तो व्यवहार करेगा अपसारी की तरह, अवतल लेंस व्यवहार करेगा, मतलब प्रकृति चेंज हो जाएगी लेंस की। अब देखो यदि म्यू एल बराबर हो म्यू एम के, तो भाई म्यू एल अगर बराबर हो म्यू एम के तो क्या हो सकता है, तो म्यू एल बटा म्यू एम की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ f की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ देखिए, ये हो जाएगी 0। क्यों होगी 0, 1/f की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो 1 में से 1 गया तो 0, उल्टा करेंगे f का मान है अनंत। अब सोचो फोकस दूरी अनंत किसकी होती है, फोकस दूरी अनंत किसकी होती है, फोकस दूरी अनंत होती है तो समतल कांच की जो पट्टिका होती है ना उसकी हमेशा फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। किस प्रकार होती है, जैसे मैं कोई इस प्रकार का कोई गोला बनाऊं और इस गोले का मैं एक छोटा सा हिस्सा लूँ, बिल्कुल एकदम छोटा सा, ये बड़ा बिल्कुल जो मैंने यहाँ बनाया ना इससे भी 10 लाख गुना छोटा है, तो ये हिस्सा एक गोले का पार्ट है, लेकिन ये इतना छोटा है कि इसको सीधा माना जा सकता है। तो अगर मैं ऐसी कोई पट्टिका बनाऊँ ना एकदम सीधी,
और मैं कहूँ ये किसी गोले का पार्ट है, तो इसका गोला देखो कितना बड़ा बनेगा। इस प्रकार एकदम पूरा बड़ा गोला बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा गोला बनेगा। मतलब इसकी त्रिज्या कितनी मानी जा सकती है? अनंत। मतलब कोई भी समतल दर्पण हो, चाहे समतल कांच की पट्टिका हो, उसकी हमेशा त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है भाई। कितनी होती है? अनंत होती है। अब देखो यहाँ पर इसकी फोकस दूरी अनंत है, मतलब r बराबर 2f है। r बराबर क्या होता है? 2f। अगर r अनंत है तो f भी कैसा होगा? अनंत। मतलब फोकस दूरी अनंत होने का मतलब क्या समझे आप? कि वो जो लेंस है वो अब एक समतल कांच की पट्टिका की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि फोकस दूरी अनंत हो गई। उसकी क्या हो गई है? अनंत। तो लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा? लेंस समतल कांच की पट्टिका की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा? कांच की पट्टिका की भांति व्यवहार करेगा। ऐसा आपने कई बार इस कॉन्सेप्ट का उपयोग जादूगर करते हैं भाई। क्या करते हैं? जादूगर इसका उपयोग करते हैं। कैसे? वो आपको कोई लेंस दिखाएंगे और वो कहेगा मैं इस लेंस को गायब कर सकता हूँ, तो वो उस लेंस को किसी ऐसे विलियन में डालता है जिसका अपवर्तनांक उस लेंस के अपवर्तनांक की क्या होता है? बराबर। कुछ ऐसे विलियन होते हैं जैसे ग्लिसरॉल वगैरह जो होते हैं, उनका अपवर्तनांक लगभग कांच के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कांच के। और जब उस लेंस को उस द्रव्य के अंदर डुबोया जाता है तो उस द्रव्य में डुबोने पर वो लेंस गायब हो जाता है, और जादूगर कहता है कि ये देखो लेंस गायब हो गया। जबकि वास्तव में हुआ क्या है? लेंस को अगर उसी के समान अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा जाता है तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती। मतलब उस समय कांच की पट्टिका की भांति व्यवहार करती, कोई सेपरेशन नहीं रहता है, सब कुछ एक जैसा हो जाता है। और वो वापस हाथ डालता है, लेंस निकाल लेता है, आज ये देखो ये गायब नहीं, वापस ले आया मैं, है कि नहीं? तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। जैसे एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने कहा था कि कई जादूगर खुद के ऊपर बिजलियाँ गिराते हैं। ये आपको बताया था मैंने उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, विद्युत के अंदर, कि वो ऐसा एक धातु का कवच पहन लेते हैं जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, और टेस्ला कॉइल की सहायता से उनके ऊपर बिजलियाँ गिराई जाती है। और हम सोचते हैं कि यार बहुत बड़ा जादू, जबकि फिजिक्स सही है। क्या है? फिजिक्स सही है। क्या ये वाली चीज़ समझ आई? इसको कॉपी में नोट कर लेना। अब एक चीज़ यहाँ पर एक होती है भाई, ये थोड़ी सी काम की हो सकती है। एक इसमें चौथा पॉइंट लिख लो, जैसे 3 तो कैसे हो गए, चौथा पॉइंट लिखो। किसी लेंस को यदि आलेख या इसमें सॉरी ऐसे लिखो, किसी लेंस को, देखो किसी लेंस को, या इसमें ऐसे लिखो किसी लेंस के आधे भाग को, ऐसे लिखो किसी लेंस के आधे भाग को, देखो किसी लेंस के आधे भाग को काले कागज से ढक दिया जाए, इसमें लिखो काले कागज से ढक दिया जाए तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें लिखो यदि किसी लेंस को, या इसमें ऐसे लिखो यदि किसी लेंस के आधे भाग को काले कागज से ढक दिया जाए तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो इधर, क्या कोई बता सकता है क्या प्रभाव पड़ेगा प्रतिबिंब पर? क्या प्रभाव पड़ेगा? आधे भाग को ढक दूं मैं काले कागज से ढक दूं मैं आधे भाग को, क्या प्रभाव पड़ेगा? आधे भाग को काले कागज से ढक दूं तो प्रतिबिंब पर, प्रतिबिंब आधा हो जाएगा ना? प्रतिबिंब कितना हो जाएगा? क्या कुछ ऐसा ही होगा या कुछ और होगा? प्रतिबिंब पूरा ही बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों का आपस में टकराना जरूरी है कम से कम। अगर एक चीज़ आप ध्यान से देखो, मान लो वस्तु यहाँ रखी होती और उसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, तो 2 किरणें ये प्रतिबिंब पूरा बना सकती है कि नहीं? मतलब प्रतिबिंब बनने के लिए नॉर्मल नियमों के आधार पर देखें 2 किरणें पर्याप्त होती। अब यहाँ से जो किरणें आ रही थी वो सारी किरणें अब यहाँ पर केवल आधी किरणें पहुँच रही, तो प्रतिबिंब फीका हो जाएगा। मतलब आकार उतना ही होगा, आकार पर कोई प्रभाव, मतलब किसी अगर लेंस के आधे भाग को काले कागज से ढक दिया जाए तो प्रतिबिंब समान आकार का बनता है, जबकि उसकी तीव्रता क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले तो इस पूरे हिस्से से प्रकाश किरणें निकल कर यहाँ पहुँच रही थी, अब आधी पहुँच रही, तो प्रतिबिंब फीका हो जाता है, जबकि उसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। एक और सवाल होता है, जैसे ये है तो एक्स्ट्रा में लेकिन काम का है, कोई दर्पण है उसको पानी में डुबो दो आप, तो उसकी फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? लेंस को पानी में डुबोने पर फोकस दूरी पे कोई प्रभाव पड़ता है क्या? देखो लेंस को पानी में डुबोने पर फोकस दूरी पे प्रभाव पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है भाई। अभी तो पढ़ा कि उसकी फोकस दूरी किस पे डिपेंड करती है? माध्यम पे डिपेंड करती है। 1/r1 - 1/r2। क्या चीज़ समझ आई ना? मतलब ये देखो अपवर्तनांक है, ये फोकस दूरी है, मतलब पानी में डुबोएंगे तो ये वाली चीज़ चेंज होगी तो फोकस दूरी चेंज हो जाएगी उसकी, होगी कि नहीं होगी?
जबकि दर्पण के लिए, अगर दर्पण को पानी में डुबो दे तो दर्पण के लिए दर्पण सूत्र इतना ही होता है केवल, मतलब दर्पण की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर ही नहीं करती है। तो 3 केस तो वो लिख लिए, चौथा ये हो गया आधे काले कागज वाला, और 500.1 लिख दो कि यदि दर्पण को पानी में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि दर्पण की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर ही नहीं करती है, माध्यम पर निर्भर ही नहीं करती है, माध्यम पर निर्भर ही नहीं करती है, माध्यम पर निर्भर ही नहीं करती है। अब देखो भाई इसके बाद में, अब इसके बाद में देखो अगली हमारे कुछ न्यूमेरिकलों में कुछ चीज़ें काम आएगी, जैसे एक कार्तीय चिन्ह परिपाटी। क्या है? कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या चीज़ है? उससे पहले 1 मिनट एक चीज़ और बता देते हैं। पहले ऐसे लिख लो आवर्धन, आवर्धन, इसको रेखीय आवर्धन कहते हैं वास्तव में। हालांकि 2-3 प्रकार का होता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन होता है भाई m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, बटा बिंब की ऊंचाई, बटा बिंब की ऊंचाई। देखो ये उसके अंदर कॉपी में नोट कर लो, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। इसका जो फॉर्मूला होता है भाई वो होता है m बराबर h डैश बटा h, m बराबर h डैश बटा h। एक इसका फॉर्मूला और होता है v बटा u, v बटा क्या होता है u। एक इसका फॉर्मूला होता है v बटा u। क्या होता है भाई v बटा u? ये आवर्धन का फॉर्मूला है। ये केवल लेंस के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? केवल लेंस के लिए। ये इसकी परिभाषा वगैरह नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल में ये बहुत काम आएगा, और ये न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अब देखो इसके बाद ये मात्रक इन विमान राशि हो जाएगी भाई, क्योंकि दो ऊंचाइयों का अनुपात है ना। ये किसका अनुपात है? 2 ऊंचाइयों का अनुपात है, इसलिए कैसा हो जाएगा? ये मात्रक इन विमा है। अब देखो इसके बाद पहले अगली हेडिंग लगाओ, लेंस की समता, लेंस की समता, लेंस की समता, पावर ऑफ लेंस, पावर, पावर ऑफ लेंस, लेंस की समता। तो देखो लेंस की समता में लिखो पहले, इसमें लिखो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, इसमें लिखो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने के सामर्थ्य को ही, देखो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, देखो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, देखो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, देखो प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने के सामर्थ्य को ही, देखो अभिसारित या अपसारित करने के सामर्थ्य को ही, देखो अभिसारित या अपसारित करने के सामर्थ्य को ही लेंस की समता कहते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने के सामर्थ्य को ही लेंस की समता कहते हैं। तो देखो भाई लेंस की समता क्या हो जाएगी? अब देखो लेंस की समता का फॉर्मूला, अभी के लिए कुछ मत उतारना, केवल देखो अभी P बराबर 1/f है। लेंस की समता का मात्रक क्या हो जाएगा बताओ? देख इसको बताओ दे क्या होगा? लेंस की समता का मात्रक क्या होता है? 10th पे पढ़ा था। डायप्टर के अलावा क्या हो सकता है? देखो देखिए, हाँ बता देंगे, दिनेश बता देंगे क्या होगा मात्रक? फॉर्मूले को देखकर कुछ पता नहीं लग रहा है क्या? मीटर इनवर्स। क्या होगा? क्या होगा? गलत है। लेंस की समता का वास्तव में कोई मात्रक होता ही नहीं है, ये मात्रक बनाया गया है। ऐसा क्यों होता है? देखो अब देखो ढंग से, ये जैसे कोई लेंस है, इस लेंस में देखो जैसे प्रकाश की किरण आ रही है, देखो इस प्रकाश की किरण को इस तरफ जाना चाहिए था ना, लेकिन ये इस तरफ ना जाकर लेंस की इसको इस प्रकार मोड़ देगा ना, और ये यहाँ पर जाके टकराएगी, और यहाँ पर बनेगा मान लो ये फोकस बिंदु है। कौन सा बिंदु है? फोकस बिंदु पे जाके मिले, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण कहाँ जाके मिलती? फोकस बिंदु पे जाके टकराती है, या मुख्य अक्ष पर फोकस बिंदु पर काटती है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींच दूँ और इस ऊंचाई को मैं h नाम दे दूँ, h इस ऊंचाई को मैं ऐसे इस प्रकार, ये O हो गया, या P नाम दे दो, और ये F हो गया, ये हो गया A। तो ये वाला एंगल ही होता है एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब विचलन कोण। डेल को क्या कहते हैं?
विचलन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, विचलन कोण। मतलब प्रकाश की किरण को किधर जाना चाहिए था, अगर लेंस नहीं होता तो प्रकाश की किरण किधर जाती, लेंस नहीं होता तो क्या इस प्रकार सीधी निकलती ना, जबकि लेंस की वजह से प्रकाश किरण का अपवर्तन हुआ, ये नीचे की तरफ ऐसे आई और एफ के ऊपर टकराई, क्या कुछ ऐसा ही हुआ ना। तो लेंस ने प्रकाश किरण को कितना मोड़ा, लेंस ने कितना मोड़ा, डेल कोण के बराबर मोड़ा ना, इसे लेंस की समता कहते हैं वास्तव। अब ये एंगल डेल है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, डेल, और ये ऊंचाई h हो जाएगी, ये वाली दूरी हो जाएगी f, कितनी हो जाएगी, f हो जाएगी। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो तो मैं इसमें अगर tan डेल लूँ, इसको नाम दे दो त्रिभुज ए पी, और ये हो गया हमारे कौन सा f, ए पी एफ में अगर मैं tan डेल लूँ तो ये होगा लंब बटा आधार बराबर, ये देखो क्या हो जाएगा लंब बटा आधार में h बटा f हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा h बटा f। अगर डेल का मान अल्प हो, अगर थीटा अल्प होता है तो tan थीटा किसके बराबर होता है, तो tan थीटा लगभग बराबर होता है थीटा के, तो इस समय ये डेल के बराबर होगा h बटा f के, किसके बराबर होगा h बटा f के। और इसी डेल को क्या कहा जाता है, p कहा जाता है, क्या कहा जाता है p। तो p बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, h बटा f। ये लेंस की समता का मात्र यानी फॉर्मूला होता है वास्तव में। अब इसके नीचे कंडीशन लगा देंगे कि यदि h बराबर 1 मीटर हो, कितना हो 1 मीटर, 1 मीटर हो तो इसके ऊपर ब्रैकेट मत बनाना आप, है ना, इस पर रहना दो। h बराबर 1 मीटर हो, अगर h बराबर 1 मीटर हो तो p बराबर क्या लिखा जाएगा, 1 बटा f। ये लेंस की समता का सूत्र है। चित्र बनाओ और पूरा उतार लो, ही इस पर ब्रैकेट बना देना। उतार लिया भाई। अब देखो इसके बाद, अब मुझे बताओ लेंस की समता का मात्रक क्या। अगर वैसे हम देखें तो ये मात्रकीन विमाहीन राशि है, क्यों, क्योंकि ये दो लंबाइयों का अनुपात है, एक तो है p बराबर h बटा f, ये मेन फॉर्मूला है, इसका भी मात्रक मीटर, इसका भी मीटर, तो ये मात्रकीन विमाहीन राशि है। कैसी राशि है, मात्रकीन, लेकिन फिर भी इसका एक मात्रक बनाया गया है और उस मात्रक को कहा जाता है डायप्टर। क्या कहा जाता है, डायप्टर, डायप्टर डी से बताया जाता है इसको, ये किससे बताया जाता है, डी से बताया जाता है इसको, है कि नहीं। अब यहाँ पर जब आप अभी जो आपने फॉर्मूला लिखा था ना, p बराबर 1 बटा f और ब्रैकेट बनाया था ऐसा, इस फॉर्मूले के पास में लिख देना f मीटर में है, f को हमेशा आपको मीटर में लेना है, क्योंकि डायप्टर लेंस का समता का मात्रक डायप्टर तभी यूज किया जाता है जब ये जो फोकस दूरी है वो किस में हो, मीटर में हो, किस में हो, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे दी तो ये कभी भी इसका मात्रक डायप्टर यूज किया नहीं जाएगा। तो ये वाली चीज़ लिख लो, मात्रक डायप्टर, पास में लिख देना विमाहीन राशि है, अदिश राशि है, विमाहीन राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है धनात्मक, तो लेंस की समता भी कैसी होती है, धनात्मक। और अगर अवतल लेंस के लिए अगर हम बात करें तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, तो समता भी कैसी होगी इसकी, ऋणात्मक होगी। क्या ये वाली चीज़ समझ आई। तो लेंस एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक तो होता है लेकिन विमा नहीं होती। क्या कोई ऐसी राशि के बारे में और कोई जानते हो क्या आप, और कोई ऐसी राशि कभी सुनाओ। कौन होता है, कौन, याद करो थीटा बराबर होता है l बटा आर, चाप बटा त्रिज्या, इसका भी मात्रक नहीं होता है, देखो l बटा आर दो, लेकिन इसका भी मात्रक बनाया गया, रेडियन या डिग्री होता है इसका मात्रक, जबकि इसकी कोई विमा होती। ऐसा एक गंधकोण एक और हो सकता है, गंधकोण। तो ऐसी 3 राशियाँ होती है। क्या ये चीज़ समझ आई ना, हो सकता है और भी हो जाए। अब इसके बाद में नोट लगाओ और नोट में पहला पॉइंट लिखो, ये उतारने के बाद नोट में पहला पॉइंट लिखो, इसमें लिखो लेंस की समता का मात्रक डायप्टर तभी यूज करें जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में दे रखी हो। लेंस की समता का मात्रक डायप्टर तभी यूज करें जब लेंस की समता, या सॉरी ऐसे लिखो, जब लेंस की फोकस दूरी, देखो जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में दे रखी हो, देखो जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में दे रखी हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरे पॉइंट में लिखो यदि लेंस की समता सेंटीमीटर में, सॉरी दूसरा पॉइंट में लिखो यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी हो, सेंटीमीटर में दे रखी हो, सेंटीमीटर में दे रखी हो। अगर सेंटीमीटर में दे देगा तो क्या करोगे, p बराबर 1 बटा f सेंटीमीटर में दे दिया,
तो f सेंटीमीटर की जगह क्या लिख सकते हो आप, देखो मीटर में बदलना है, 100 का भाग देते हैं हमेशा, तो बटा के बटा में होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो f सेंटीमीटर में। मतलब अगर f का मान सेंटीमीटर में दे देना, तब क्या करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और इस समय इसका मात्र क्या हो जाएगा, फिर डायप्टर क्या हो जाएगा, डायप्टर हो जाएगा। ये चाहो तो ये कर लेना, वरना वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको चेंज कर लो ना, पहले चेंज कर लो और फिर यहाँ रख दो, है कि नहीं। अब देखो इसके बाद ये हो गई भाई आपके लेंस की क्षमता, क्या हो गई, लेंस की, दोनों के दोनों ये सिलेबस का हिस्सा है। अब देखो अगला हमारे जो टॉपिक है ना, वो है लेंसों का संयोजन। क्या है भाई, लेंसों का संयोजन। लेंसों का संयोजन, तो देखो भाई लेंसों का संयोजन क्या चीज़ है और क्यों आवश्यकता पड़ती है। अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो ना, तो आज लेंसों को संयोजित करने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो वैज्ञानिक उपकरणों में मोबाइल का कैमरा आता है, उसमें जब आपको ऐड वगैरह देखते हो बहुत सारे लेंस दिखाए जाते हैं इस लंबाई में, है कि नहीं। मतलब कैमरे के अंदर दूरदर्शी बनाने में, सूक्ष्मदर्शियाँ बनाने में, कई प्रकार की चीज़ों में लेंसों का संयोजन बहुत ही ज़्यादा काम का है कि नहीं। तो उस हिसाब से हमारे भी सिलेबस का ये हिस्सा है लेंसों का संयोजन। मतलब लेंसों को जब संयोजित करते हैं ना, एक चीज़ याद करो, जब पत्थरों को संयोजित किया था ना, इस प्रकार एक बार श्रेणी में जोड़ा था और एक बार समांतर में जोड़ा था। तो इस प्रकार जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध क्या आया था, R1 + R2, और समांतर क्रम में जोड़ा था तो 1/R1 + 1/R2। वैसे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तुल्य फोकस दूरी 1/F1 + 1/F2 होगी, या F1 + F2 + F3 इस फॉर्म में होगी। ये तो हमें डेरिवेशन करने पर ही पता चलेगा। तो देखो लेंसों का संयोजन, तो इसमें देखो जैसे मैं कहूँ आपको, ये एक लेंस है, दोनों पतले लेंस है बहुत ही ज़्यादा, और ये दूसरा लेंस है, बहुत पतले लेंस है दोनों। ये इनकी क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, यहाँ से एक प्रकाश, यहाँ पर एक वस्तु रखी है, बिंदु वस्तु, जहाँ से कोई प्रकाश की किरण निकलती है। ये प्रकाश किरण ऐसे गई, उसके बाद इस लेंस में ऐसे गई, इधर जानी चाहिए थी, तो प्रतिबिंब यहाँ बनता आई डैश। आई डैश किसका प्रतिबिंब है, पहले लेंस का। किसका है, लेकिन जब ये दूसरे से गुजरेगी थी अभिलंब की और ज़्यादा झुक जाएगी और प्रतिबिंब बनेगा आई यहाँ पर। क्या चीज़ समझ आई। अब इसके प्रकाशीय केंद्र को P1 नाम दे दो और इसको नाम दे दो P2। ये लेंस L1 है, ये लेंस, इसकी फोकस दूरी F1 है, इसकी फोकस दूरी, ये दूरी हो गई U, और ये दूरी हो गई V1, और ये दूरी हो गई V। कितनी हो गई, V हो गई भाई। एक प्रकाश की किरण यहाँ बता दो ऐसे, ये इस प्रकार, है कि नहीं। तो देखो 2 प्रकाश की किरणें बता दी। ये लेंसों के संयोजन का चित्र है। तो ये पहले डायग्राम नोट कर लो। हाँ, तो देखो इस डायग्राम के नीचे लिखो भाई, इसके नीचे लिखो चित्र अनुसार 2 पतले लेंस, इसके नीचे लिखो चित्र अनुसार 2 पतले लेंस L1 व L2 है। लिखो L1 व L2 है, इसमें लिखो L1 व L2 है, लिखो L1 व L2 है। लिखो चित्र अनुसार 2 पतले लेंस L1 व L2 है, जिनको, इसके आगे लिखो जिनको, या इसमें ऐसे लिखो, इसमें ऐसे मत लिखो, ये जिनको मत लिखो, इसमें ऐसे लिखो। चित्र अनुसार 2 पतले लेंस L1 व L2 है, जिनकी मुख्य अक्ष एक दूसरे के संपाती है। देखो जिनकी मुख्य अक्ष एक दूसरे के संपाती है, वह दोनों को एक दूसरे के निकट, वे दोनों को एक दूसरे के निकट इस प्रकार रखा गया है कि दोनों के प्रकाशीय केंद्र अति निकट आ जाए। इसमें लिखो, वे दोनों को इस प्रकार रखा गया है, दोनों की मुख्य अक्ष संपाती है, वे दोनों को इस प्रकार रखा गया है कि दोनों के प्रकाशीय केंद्र अति निकट आ जाए। देखो इस प्रकार रखा गया है कि दोनों के प्रकाशीय केंद्र अति निकट आ जाए। देखो अति निकट आ जाए, प्रकाशीय केंद्र अति निकट आ जाए। देखो अति निकट आ जाए। देखो प्रथम लेंस की फोकस दूरी F1 है, वह द्वितीय, इसके आगे लिखो, वह द्वितीय लेंस की फोकस दूरी F2 है। देखो प्रथम लेंस की फोकस दूरी F1 है, वह द्वितीय लेंस की फोकस दूरी F2 है। लिखो F2 है, इसमें लिखो F2 है। क्या है भाई, F2 है। कितनी है, F2 है, F2 है। अब वही पहले एक लेंस के लिए लगाएंगे, उसके बाद दूसरे लेंस के लिए। तो इसमें देखो, इसके नीचे लिखो, इसके नीचे वाले लाइन में लिखो, इसमें लिखो चित्र अनुसार एक बिंदु वस्तु, इसके नीचे वाले लाइन में लिखो चित्र अनुसार एक बिंदु वस्तु O, एक बिंदु वस्तु O L1 लेंस से U दूरी पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब I डैश पर
लिखो L1 लेंस से, लिखो L1 इसमें ऐसे लिखो L1 लेंस से U दूरी पर रखी है जिसका प्रतिबिंब, लिखो जिसका प्रतिबिंब V1 दूरी पर, लिखो जिसका प्रतिबिंब V1 दूरी पर I डैश बनता है, लिखो जिसका प्रतिबिंब V1 दूरी पर I डैश बनता है, I डैश बनता है। तो लेंस सूत्र से, इसके नीचे लिखो तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है भाई, यही होता है क्या? तो V बराबर तो क्या है इसमें V1, U बराबर है U और F बराबर है F1। तो क्या हो जाएगा 1/V1 माइनस 1/U बराबर 1/F1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये उतार लो और इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना। इसके बाद में इसके नीचे लिखो प्रथम लेंस से अपवर्तन के पश्चात जब प्रकाश किरण, लिखो प्रथम लेंस से अपवर्तन के पश्चात जब प्रकाश किरण द्वितीय लेंस से गुजरती है, लिखो द्वितीय लेंस से गुजरती है तो उसका एक बार और अपवर्तन होता है, लिखो तो उसका एक बार और अपवर्तन होता है, लिखो द्वितीय लेंस से गुजरती है तो उसका एक बार और अपवर्तन होता है, लिखो कि तो उसका अपवर्तन, इसमें लिखो तो उसका एक बार और अपवर्तन होता है। वह द्वितीय लेंस के कारण प्रतिबिंब, इसमें लिखो वह द्वितीय लेंस के कारण प्रतिबिंब I पर बनता है, या इसमें एक मिनट रुको, ऐसे लिखो वह द्वितीय लेंस के कारण प्रतिबिंब V दूरी पर I पर बनता है, इसमें ऐसे लिख दो V दूरी पर I पर बनता है, इसमें लिखो V दूरी पर I पर बनता है। इसके आगे लिखो इस स्थिति में I डैश द्वितीय लेंस के लिए आभासी वस्तु की जैसे ऐसे लिखो आभासी वस्तु का कार्य करती है, देखो इस स्थिति में द्वितीय लेंस के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करती है, तो देखो भाई आभासी वस्तु का कार्य करेगी तो क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र क्या 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं, तो V बराबर क्या हो जाएगा, देखो इस स्थिति में V बराबर होगा V, U बराबर होगा V1 और F बराबर होगा F2। ये वैल्यू रखो कितनी हो जाएगी 1/V1 माइनस, ये देखो 1/V1 होगा या 1/V होगा, केवल अब की बारी है V होगा ना केवल, क्योंकि प्रतिबिंब ये है इसके लिए और ये वस्तु है दूसरे लेंस के लिए, तो क्या हो जाएगा 1/V माइनस 1/V1 बराबर 1/F2। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखो 1 + 2 से क्या हो जाएगा, इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं, ऊपर लिख दिया था। 1 + 2 से हो जाएगा 1/V1 माइनस 1/U बराबर, और ये हो जाएगा प्लस 1/V माइनस 1/V1 और बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। क्या ये वाली चीज़ समझ आई? इससे देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। अब अगर आप एक चीज़ यहाँ गौर से देखो, अगर मैं ये दोनों लेंस यहाँ ना बनाकर एक ही लेंस बना देता और उससे U दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट को रखता तो उसका प्रतिबिंब I पर बनता ना ऐसे, और ये दूरी कितनी होती है इस स्थिति में V होती है, ये वाली दूरी, मतलब ये लेंसों का संयोजन किसी एक ही लेंस की तरह काम करता है। देखो इधर 1/V माइनस 1/U एक ही लेंस की तरह काम करता है, मतलब इन दोनों की जगह अगर हम एक लेंस माने तो उस एक लेंस की फोकस दूरी अगर हम F मान लें तो कितनी होगी फोकस दूरी उसकी, 1/V माइनस 1/U की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1/F लिख सकते हैं ना, तो 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/, इसको चाहो तो F इक्विवेलेंट कह दो, तुल्य फोकस दूरी। F इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, तुल्य फोकस दूरी। क्या ये वाली चीज़ समझ आई? तो ये हो गई तुल्य फोकस दूरी। अब इसमें एक तो आपको चिन्ह का ध्यान रखना है, चिन्ह रखते समय वो कह देगा आप सवाल के अंदर, वीडियो को पॉज करके उतार लेना इस चीज़ को। अब देखो, अब इसमें एक सवाल बनते हैं बहुत अच्छे भाई, हालांकि वो सवाल आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ाने के बाद कराऊंगा मैं, लेकिन थोड़े बहुत आपको एक बार बता देता हूँ। ये देखो इसके अंदर होता है क्या, इस प्रकार वो देगा दो लेंस है, इनको आपस में संयोजित कर दिए। देखो देखिए एक लेंस है उत्तल लेंस, कौन सा है, और एक है अवतल, ये कौन सा है, वो कह देगा इसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी 20 सेंटीमीटर है, तो दोनों को संयोजन से तुल्य फोकस दूरी क्या होगी बताओ। तो इसकी फोकस दूरी तो लेनी है 1/F इक्विवेलेंट बराबर 1/+25 और इसकी लेनी है माइनस का 1/20। क्यों लेनी, क्योंकि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसकी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये वाली चीज़ न्यूमेरिकल ध्यान रखना है इसके अंदर। अब इसमें एक ये चीज़ होगी, इसकी फोकस दूरी आ गई, एक समता भी इसकी निकाली जा सकती है। अगर हम समता निकालें तो तुल्य समता क्या हो जाएगी बताओ। देखिए तुल्य समता 1/F को क्या लिखते हैं हम, P लिखते हैं ना, तो PQ बराबर P1 प्लस
प्लस P3 प्लस डॉट डॉट Pn तक हो जाएगा। सेम यही कंडीशन देखो, है कि नहीं। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे कोई दो लेंस है जिनको d दूरी पर रख दे एक दूसरे से, है कि नहीं, तो उनकी तुल्य फोकस दूरी वगैरह क्या हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ एक्स्ट्रा में ये किताब में नहीं कही है ना। और इतना अब की बार हमारे पास इतना समय नहीं, समय बहुत कम है ना, और ख़राब भी है समय। अब देखो भाई, तो ये हो गया लेंसों का संयोजन। अब लेंसों के संयोजन का उपयोग क्या है, तो नीचे उपयोग लिख देना। पहला उपयोग लिख दो, इसके अंदर पहला उपयोग लिखो, इसके अंदर पहला उपयोग लिखो सूक्ष्मदर्शी में, दूसरा उपयोग लिखो दूरदर्शी में। पहला उपयोग लिखो सूक्ष्मदर्शी में, दूसरा दूरदर्शी में, कैमरे में, इसके बाद लिखो कैमरे में, इसके बाद तीसरा लिखो दूरदर्शी की नेत्रिकाओं के संविर्चन में। दूरदर्शी की नेत्रिकाओं को दूरदर्शी की नेत्रिकाओं के संविर्चन में, के संविर्चन में देखो, दूरदर्शी की नेत्रिकाओं के संविर्चन में। अब देखो भाई, ये कंप्लीट है एकदम, लेंस का संयोजन कंप्लीट, लेंस की क्षमता कंप्लीट, लेंस मेकर सूत्र कंप्लीट। अब केवल 2-3 चीज़ें छोटी मोटी बची है जो इसके न्यूमेरिकल है, जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी, और अलग से इसका पूरा एक लेक्चर बना देंगे न्यूमेरिकल का, जिसमें इसके सारे न्यूमेरिकल करा देंगे। क्या चीज़ समझ आई? वो तो बाकी काम कल की क्लास में बहुत है आज के लिए।